Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafisa Fraz here and you are watching the Psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this video, we are going to discuss the 10 remaining questions of CSA Psychology 2001. So without wasting further time, let's get to it. The theory which suggests that people learn attitude by observing their own behavior. यहाँ पे ये वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ कि दूसरों का बिहेवियर. अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना कि लोग दूसरों का बिहेवियर देख के लर्न करते हैं, जस्ट लर्न करने की बात होती, तो ये बेंडोरा का कॉन्सेप्ट बन जाता है. लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अपने खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व करके लोग एटीट्यूड को लर्न करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहलाता है क्या है, सेल्फ परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, सेल्फ परसेप्शन को डार्ले बैम ने दिया था और उसने बेसिकली इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे एंड ही सेड दैट कि जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड बनता है. उसने बेसिकली एक रिसर्च की थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को उसने कहा था कि आप अपने दांतों के दरमियान एक पेंसिल रखें. ठीक है, और उसके बाद आप कुछ स्टोरीज़ उसने दी कि ये कार्टून्स की स्टोरीज़ हैं, इनको आप पढ़ें. जब उन पार्टिसिपेंट्स ने इसी तरह किया तो उसके बाद उसने उनसे पूछा कि क्या आपका एटीट्यूड है, क्या आपको लगता है इन स्टोरीज़ के बारे में, इधर दे वर गुड और बैड. तो अब क्योंकि पेंसिल रखी हुई थी और उनका जो वो एक स्माइल वाला पोस्टर एक फेस पे आ जाता है, तो उसकी वजह से मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया उन कार्टून की स्टोरीज़ की तरफ एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप जिनको पेंसिल लिप्स में रखने के लिए कहा गया. ठीक है, तो दिस इज़ वर्ड दिस स्टोरीज दिस थ्योरी सेज. इसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे होते हैं तो अगर हम अपना बॉडी पोस्चर थोड़ा ओपन रख लें तो उसके नतीजे में हमारा जो सेंस ऑफ डिप्रेशन है वो थोड़ा एलिविएट हो जाता है, वो कम हो जाता है. एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है या डिप्रेशन कम हो जाता है. लाइक इट डिपेंड्स अलॉट ऑन आवर बॉडी. इसके बारे में एक बहुत मज़े की एक टेड टॉक भी है नेट पे, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ ऑफर्ड बाय. किसने दिया था कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी को? फेस्टिंगर ने दिया था. ठीक है, फेस्टिंगर ने बेसिकली क्या कहा था, उसने कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को सेम रखें. ठीक है, अगर वो सेम नहीं रहेंगे तो एनजाइटी क्रिएट होगी. तो इसीलिए फिर हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारी कॉग्निशन है वही हमारा बिहेवियर भी रहे. हम लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं कर सकते हैं. वो हमारे अंदर अगर हमारी थॉट या बिलीव कुछ और है और हम परफॉर्म किसी और तरीके से कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हम बहुत एंजियस स्टेट में रहेंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ही सेड. उसके अलावा फेस्टिंगर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है अबाउट डूम्सडे, वो आप लाजमी देखिएगा. ठीक है, उसमें भी बेसिकली उसने यही बताया था, कॉग्निटिव डिसोनेंस से रिलेटेड ही वो स्टडी थी कि क़यामत आने वाली है और कुछ इस तरह की 1960s के राउंड अबाउट ये एक अफवाह चली थी, तो उसके ऊपर उसने ये स्टडी की थी. ठीक है, एक और भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस एंड परसीव डिस्टेंस. इसको हम क्या कहते हैं? जब हम चीज़ों को 3 डायमेंशन में देख सकते हैं तो इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? इसको हम डेप्थ परसेप्शन का नाम देते हैं. ठीक है, ये परसेप्चुअल प्रोसेसेस जो हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये बायनोकुलर क्यूज़ की वजह से होता है. क्यूज़ भी 2 तरह के होते हैं ना, एक वो जो हम एक आंख से देख के हम परसीव करते हैं और एक वो जो हम 2 आंखों से देख के परसीव करते हैं. सो दिस इज़ डेप्थ परसेप्शन इज़ बेसिकली ड्यू टू 2 आइज़. ठीक है, हमारी दोनों जो आंखें होती हैं ना वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज देखती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का. तो जब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन उन दोनों आंखों से आए हुए मैसेजेस को कंबाइन करता है और उसके नतीजे में 3D डायमेंशंस बनती हैं. ठीक है, सो इट्स मीन दैट इफ़ अ पर्सन गॉट समहाउ डैमेज इन हिज और हर वन आई, तो उसके नतीजे में उसकी जो 3D देखने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेंडोरा वन इज़ सोशलाइज्ड बाय. बेंडोरा के अकॉर्डिंग हम सोशलाइजेशन कैसे करते हैं? बेसिकली यहाँ पे ये वो पूछना चाह रहे हैं लर्निंग हम कैसे करते हैं बेंडोरा के अकॉर्डिंग. तो हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. ठीक है, उसके थ्रू हम लर्न करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग कॉज
इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड लेवल ऑफ एड्रेनालिन। अब बेसिकली क्राउडिंग क्या होती है? क्राउडिंग एक हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, ठीक है, जो कि क्राउड की वजह से जो है वो ओरिजिनेट होती है। अब बेसिकली ये डेंसिटी का आपको पता है ना कि एक एरिया में कितने लोग हैं एक टाइम पे, तो वो अगर ज़्यादा लोग हैं एक जगह पे, पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस पर्सन को बहुत लंबे टाइम के लिए उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक स्टेट ऑफ टेंशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। उस टेंशन की वजह से उस जो स्टेट क्रिएट हो रही है उसको हम क्राउडिंग का नाम देते हैं। गॉट इट? अब बिकॉज ये टेंशन है, टेंशन वाली स्टेट है क्राउडिंग, तो जब भी हम टेंशन वाली स्टेट में होते हैं क्या होता है? हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है या नहीं होता? हो जाता है। उसके अलावा एड्रीनालिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि तब रिलीज़ होता है जब हम स्टेट ऑफ टेंशन में होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रेन भी है और ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। वैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है, ये हमारे ब्रेन के सेल्स भी रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन ये टेंशन की स्टेट में एड्रीनल ग्लैंड ही रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द स्टडीज डिमॉन्स्ट्रेट दैट द ग्रेटर जेनेटिक सिमिलैरिटी इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड। अब यहाँ पे बेसिकली वो पूछना पता है क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जेनेटिक्स का हमारे एटीट्यूड पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। लाइक अगर आपका जेनेटिक एक ट्विन है, अगर आपका एक भाई है जो कि ट्विन है, ठीक है, तो उसके और आपके एटीट्यूड सेम होंगे या नहीं होंगे, और उसकी वजह क्या होगी? क्या वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आपके एटीट्यूड सेम है या फिर वो जेनेटिक्स की वजह से सेम हो रहे हैं? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि यस, जेनेटिक सिमिलैरिटी डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर एटीट्यूड। इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ वगैरह की गई और ये पहले ये बिलीव किया जाता था कि जस्ट हमारा इन्वायरमेंट कॉज करता है हमारे एटीट्यूड को, बट लेटर ऑन इट इज़ फाउंड आउट दैट कि हमारे जेनेटिक्स हैं और इन्वायरमेंट दोनों का इंट्रैक्शन होता है, ओके। और इसकी रीज़न क्या होती है, इसके बारे में ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मिल जाएगी एपीए की वेबसाइट पे, जाके आप देखिएगा, हाउ एटीट्यूड डेवलप और समथिंग इसी तरह का उसका नाम होगा उस आर्टिकल का। यहाँ पे कैसे हमारी जेनेटिक्स हमारे एटीट्यूड को डिफ़ाइन करती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कैसे करती है? बेसिकली कि जो हमारी जेनेटिक्स है उसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना वो डिटर्मिन किया जाता है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। कैसे? लाइक हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही होते हैं ना। अब जो हार्मोन्स हैं वो हम जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम किसकी वजह से एक्सपीरियंस करते हैं? मोस्टली जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो कौन कॉज कर रहे होते हैं? हार्मोन्स कॉज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप एक लड़की को देखें जो कि बड़ी एथलेटिक है, ठीक है, और एथलेटिक उसका होना उसका बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, उसके जो है वो मस्कुलर जो है वो एक टेंडेंसी है उसके अंदर, तो उसके नतीजे में हम अगर उसको देखें कि उसका स्पोर्ट्स के बारे में क्या एटीट्यूड है, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा। लाइक अगर एक नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मल कर्व में जो मोस्टली लोग हैं उनका यही एटीट्यूड होगा कि जो एथलेटिक हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है स्पोर्ट्स की तरफ, ओके। सो इस तरीके से कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर ने एटीट्यूड को कॉज किया, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये क्लियर कट चीज़ है कि येस, बायोलॉजिकल फैक्टर कैन शेप आवर एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन आप देखें, थ्योरी दैट स्टेट that emotions are a joint result of non-specific physiological arousal and interpretation of the arousal is called। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो इमोशंस की कौन सी थेरी है जो ये कहती है कि हमारी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारी इंटरप्रिटेशन दोनों मिल के डिटर्मिन करते हैं कि हम क्या इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। इसको दिया किसने था? शेस्टर एंड सिंगर ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इमोशंस को कॉज करते हैं। वो कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, और दूसरा हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत एक मज़े की एक स्टडी भी की थी जिसमें इन्होंने एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया था अपने पार्टिसिपेंट्स को, और उसके बाद इन्होंने देखा था कि वो पर्सन क्या इंटरप्रेट करता है, वो उसके अंदर कौन सी इमोशन डेवलप होती है। तो ये फिर इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर रहा था उस पर्सन की कि जो अग्रेशन
भी एड्रेनालिन को का इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने देखा कि एग्रेशन भी कुछ लोगों के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको एक्साइटमेंट के तौर पे लिया एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगने के बाद। और ये चीज़ डिटर्मन कैसे हो रही थी? ड्यू टू देयर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसका भी आप पढ़िएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं हम बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस को, ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो हमारे इननेट बिहेवियर होते हैं, नीड हमारे साइकोलॉजिकल फीचर्स होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं। उसके बाद द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट प्रोवाइड अ बफर बिटवीन द इड एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज़, कौन सा हमारा पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का अकॉर्डिंग टू फ्राइड, जिसके नतीजे में जो इड है वो इड और बाहर के इन्वायरमेंट के दरमियान वो बफर का काम करते हैं। ठीक है, तो बफर बेसिकली क्या काम करता है? वो थोड़ी जो एक शॉक लग रहा है उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे वो कौन सा फैक्टर है? दैट इज़ ईगो। ये ईगो बेसिकली क्या होती है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, और ये जो इड की प्लेयर सीकिंग वाली जो इसकी डिज़ायर्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करती है या बफर करती है, लाइक उनकी इंटेंसिटी को कम करती है और फिर देखती है कि कौन सा सूटेबल इन्वायरमेंट है, और उस सूटेबल इन्वायरमेंट को देखते हुए फिर ये एक्सप्रेस करती है उन जो ईगो की डिमांड्स होती हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नर्वस सिस्टम क्या काम करते हैं? अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेशलाइज्ड सेल होते क्या हैं। स्पेशलाइज्ड सेल वो सेल होते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल हैं क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि हर काम करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। हमारी बॉडी में जो है वो रेड ब्लड सेल फॉर एग्जांपल वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो सेक्स जो सेल्स होते हैं, हमारे गैमेट्स जो होते हैं, उनका एक स्पेशलाइज फंक्शन है। तो लाइक इस तरह डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। नर्वस सिस्टम के जो सेल हैं वो भी एक स्पेसिफिक काम करते हैं। वो कौन से स्पेसिफिक काम करते हैं? नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कौन से काम करते हैं? वो मैसेजेस को रिले करते हैं। रिफ्लेक्सेस कुछ लोग कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये ए और बी दोनों होगा। बेसिकली हमारे पास हमने एक जो ब्रॉड जो एरिया होता है ना, हमने वो देखना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस इज समथिंग जो कि इसी के अंडर आ जाता है, उसमें भी मैसेजेस ही रिले हो रहे होते हैं ना। ये और बात है कि उनका पाथ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस जाके तो वापस जो इफेक्टर सेल हैं वहाँ तक आ जाते हैं। तो काम बेसिकली इसमें भी मैसेजेस रिले होने का ही कर रहे होते हैं सेल्स। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ CSS साइकोलॉजी पेपर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम 2001 के पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।